हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटे स्टोरीज में आपका स्वागत है। शाम का वक्त अधिकांशतः अकेले ही गुजरता है मेरा। बरसों से ऐसा ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं, अब तो आदत हो गई है। इस वक्त मैं भी ढलते सूरज की तरह धीरे धीरे अस्त होती रहती हूँ। ऐसा सोचते सोचते अचानक से प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी ना थोड़ी पागल हूँ, बेवजह रोने लग जाती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, आंटी की याद आ गई प्रीति को। वो सोचने लगी, अरे इतने बरसों बाद ये आंटी की याद क्यों आ गई। मन बेकल होने लगा। प्रीति सोचने लगी, पता नहीं आंटी कहाँ होंगी, कैसी होंगी, या फिर होंगी भी या नहीं। शहर गई एक बार प्रीति। हे भगवान, ये मैं क्या सोचने लगी। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। सोचते सोचते प्रीति बचपन के गलियारे में पहुंच गई। बचपन की याद आते ही प्रीति का चेहरा खिल गया। कितना सुंदर सुहाना बचपन था। हर चिंता से मुक्त, पढ़ाई लिखाई साथ साथ मौज मस्ती, सहेलियों और भाई बहनों का संग साथ। ओहो कितने प्यारे दिन। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी प्रीति। माता पिता की बहुत दुलारी थी। पापा स्टील प्लांट में कार्यरत थे। प्लांट के तरफ से क्वार्टर भी मिला हुआ था। 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें ऊपर 4 और नीचे 4 क्वार्टर थे। सबसे ऊपर छत थी। बगल वाले ब्लॉक में ऊपरी मंजिल पर बाईं तरफ वाले क्वार्टर में एक शर्मा परिवार रहते थे। सिर्फ दोनों पति पत्नी, शादी के साल बीत चुके थे पर संतान सुख से वंचित। प्रीति के परिवार से इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रीति को याद आ रहा था सब कुछ। वो सोचने लगी, अंकल आंटी कितने अच्छे थे। वे लोग प्रीति और उसकी सगी भाई बहनों को बहुत प्यार करते थे, खासकर प्रीति और उससे छोटी बहन शिवानी को। अंकल आंटी कहीं भी घूमने जाते तो दोनों बहनों को साथ ले जाते थे। खासकर शिवानी तो अधिकतर जगह उन लोगों के साथ ही जाती थी। ज़्यादातर लोग शिवानी को उन्हीं की संतान समझते थे। प्रीति सोचने लगी, हम सबके लिए आंटी का प्यार भी बहुत ही अनोखा था। ईश्वर ने उन्हें माँ बनने के सुख से वंचित रखा था, पर ममत्व तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। आंटी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती थी और शाम को हमेशा खिड़की के पास खड़ी होकर हम लोगों का इंतज़ार करती थी। जब हम सब शाम को बाहर खेलने के लिए निकलते थे तो हमें बुलाकर प्रसाद खिलाती। उस वक्त ये सब बातें कुछ खास समझ में नहीं आती थी, बस प्रसाद खाने की खुशी होती थी। अगल बगल इतने सारे बच्चों में से विशेषकर हम लोगों को बुलाकर प्रसाद खिलाना, फिर खुद कुछ खाना, उस छोटी सी उम्र में ये बातें कहाँ समझ में आती थीं। पर अब सोचती हूँ तो लगता है इतनी ममतामयी को प्रभु ने संतान सुख से वंचित क्यों रखा होगा। आंटी, जिनका नाम शमिता था, लंबी गोरी गदगदा शरीर और सबसे आकर्षक उनकी लंबी काली सी चोटी। चेहरा बहुत ही आकर्षक, एकदम सौम्य, हर समय मुस्कुराती हुई, बहुत ही नेक, ममतामयी और दयालु महिला। अपने घर परिवार और पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित। फिर ईश्वर ने उनको संतान सुख कर्म नहीं दिए। प्रीति आज पूरी तरह से आंटी की याद में ही खोई हुई थी। तभी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। रसना, ठंडी ठंडी रसना जो आंटी हम सबको पिलाया करती थी। गर्मी के दिनों में, उन दिनों सबके घरों में फ्रिज कहाँ हुआ करते थे। अंकल फ्रिज खरीद लाए थे। टीवी तो और भी पहले ही खरीद चुके थे। हम सब जब भी शाम में उनके यहाँ जाते तो आंटी बहुत ही खुशी से हम सबको ठंडी ठंडी रसना पिलाया करती थी। मन तृप्त हो जाता था। वो खुशी शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दोनों ही परिवारों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। हर आए दिन एक दूसरे के यहाँ खाना पीना चलता रहता था। प्रीति को याद आ रहा था कि अंकल ने पापा को टीवी खरीदने के लिए साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था। वे कहते थे कि टीवी देखने के लिए जब बच्चे आते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है। उस समय जिनके घर में टीवी होता, पूरा आस पड़ोस उनके यहाँ जमा हो जाता और लोग खुशी खुशी सबकी खातिरदारी करते थे। हालांकि रामायण शुरू होने के कुछ महीनों बाद पापा टीवी खरीद लिए थे, पर अंकल आंटी के यहाँ जाना
बदस्तूर जारी था। उन्हें याद आया एक बार दुर्गा पूजा में प्रीति और शिवानी अंकल आंटी के साथ मेला घूमने गए थे। कितना मज़ा आया था। एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी, बीच में आंटी और एक तरफ शिवानी और दूसरी तरफ खुद प्रीति। उसे फ्रेम करवाकर प्रीति ने शोकेस पर सजा दी थी। अपने बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, पर किसी दूसरे के बच्चों पर अपने बच्चों जैसा प्यार और ममता लुटाना सबके लिए आसान नहीं। हमेशा एक माँ की तरह ही हम सब पर ममता बरसाया, पर ये याद आते ही प्रीति उदास हो गई। तभी छोटी बहन शिवानी का फ़ोन आ गया। उसने उससे भी आंटी की चर्चा की। शिवानी ने कहा, जानती हो दीदी, अभी 2-3 दिन पहले ही शर्मा अंकल का फ़ोन आया था। बहुत देर तक बात हुई उनसे, सभी के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पापा से भी बात होती रहती है। बात करने के लिए तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, कभी कभी फ़ोन करते रहते हैं, पर अब पहले जैसा आदर नहीं रह गया मन में। उनके लिए आंटी के साथ उन लोगों ने जो किया, उसके बाद अंकल की तरफ से मन उदासीन हो गया है। प्रीति ने कहा, सही कह रही हो तुम, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम उनसे घृणावश बात न करें। मुझे भी बहुत साल पहले एक बार फ़ोन किया था उन्होंने, पर अब उनके लिए समय मान की कमी पाती हूँ। मन में जानती हूँ आंटी की बहुत याद आती है, पता नहीं कहाँ होंगी। वैसे तो उनका मायका बागपत में था, पर अब पता नहीं कहाँ होंगी। शिवानी ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी बहुत याद आती है उनकी। मुझे तो वे लोग अपनी संतान ही समझते थे। आंटी हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। बहुत ममता और प्यार दिया है उन्होंने। प्रीति, ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं, कहकर प्रीति ने फ़ोन रख दिया और घर के कामों में व्यस्त हो गई। पर आज किसी काम में मन नहीं लग रहा था। आज मन बहुत उदास था। उसका आंटी के साथ जो भी हुआ उसे याद करके मन विचलित और व्यथित होने लगा। सभी सो गए, पर प्रीति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने देखा पति गहरी निद्रा में थे। वो थोड़ी निश्चिंत हुई, वरना पति उसे रोता देखते तो फिर उन्हें सारी बातें बतानी पड़ती, और अभी वो कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थी। मन फिर से अतीत के पन्ने पलटने लगा। बचपन में घटित कुछ घटनाएं दिलो दिमाग पर ऐसे अंकित हो जाती हैं जिन्हें ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता। गहे वगाएं उनकी टीस दर्द देती रहती है। काश आज अगर आंटी कहीं मिल जाएं तो बेटी होने के सारे फ़र्ज अदा कर दूं। शिवानी भी तो ऐसा ही बोल रही थी। प्रीति सोचने लगी, पर कुछ काश जीवन पर काश ही रह जाते हैं। हे भगवान, कभी कभी आप इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हो। प्रीति फिर से सोच में डूब जाती है। आंटी बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से थी। उनकी ससुराल बलिया में थी। बीच बीच में उनकी सासू माँ भी आया करती थी। अंकल की एक बहन सूरत में रहती थी। अंकल और उनकी छोटी बहन एक ही शहर में रहते थे। उनके बहनोई भी स्टील प्लांट में कार्यरत थे। अंकल के क्वार्टर से कुछ दूर मगर पास ही दूसरे सेक्टर में उनका क्वार्टर था। उनका भी अपने भाई भाभी के यहाँ आना जाना लगा रहता था। सूरत वाली बहन भी बीच बीच में आती रहती थी अपने परिवार के साथ। उनकी बड़ी बेटी चंदा और मैं एक ही उम्र के थे। हम सभी बच्चे साथ में खूब खेला करते थे, खूब मस्ती करते थे। प्रीति को याद आ रहा था कि एक बार साल के अवसर पर जब चंदा अपने परिवार के साथ अंकल यानी अपने मामा जी के यहाँ आई थी, तो हम लोग सभी बच्चे, जिनमें अगल बगल के और भी बच्चे शामिल थे, अंकल के घर के छत पर सब मिलकर पिकनिक मनाए थे। सभी अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर आए थे और सब ने मिलकर कच्चा पक्का जैसा भी बन पड़ा हमने खाना बनाया और खाया था। खाना बनाने में थोड़ी बहुत हमारी मदद आंटी ने भी की थी। खूब मज़ा आया था। सबसे ज़्यादा खुशी सबके साथ मिलकर खाना बनाने की थी। अरे, मैं ये कैसे भूल गई, प्रीति ने खुद से ही कहा। अंकल कभी भी थे, हमेशा कवि सम्मेलन में भाग लिया करते थे। उन्होंने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई थी जो कि उनकी ही एक लव कथा पर आधारित थी।
उनकी कविताओं की कुछ पुस्तकें भी छपी थीं जिन्हें वे हम लोगों को सुनाया करते थे। उन्होंने पापा को अपनी कुछ किताबें भी दीं, पर आज सोचती हूँ कि क्या कवि इतने निष्ठुर और निर्दयी हो सकते हैं। अंकल, आप ऐसे कैसे हो गए थे? आंटी के साथ दुर्व्यवहार के अलावा और कोई भी बुराई आप में थी? ऐसा तो याद नहीं, पर ये एक ऐसा काला धब्बा है आपके व्यक्तित्व पर जिसे दुनिया या आप भले ही स्वयं ही भूल गए हों, पर हम दोनों बहनें कभी नहीं भुला पाएंगी। आप हमारे लिए माता पिता समान थे। कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ हुए गलत व्यवहार को कभी नहीं भुला सकता, फिर चाहे वो गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति उसका पिता ही क्यों ना हो। कभी कभी मन करता है कि पूछूं आपसे, क्या कभी भी आंटी की याद नहीं आई होगी? आपको आज न जाने क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। जितनी कोशिश कर रही हूँ नींद उतना ही दूर भाग रही है। आखिरकार झल्लाकर प्रीति उठकर आंगन में आ गई, वहीं टहलने लगी, फिर एक गिलास पानी पिया और वहीं एक कुर्सी लेकर बैठ गई। आसमान को निहारने लगी। जब भी वो बहुत परेशान होती है, आंगन में टहलते हुए या फिर एक जगह बैठकर एकटक आसमान की तरफ देखती रहती है, जैसे कि उसकी समस्याओं का हल वहीं कहीं छुपा हो। अजीब सी आदत है मेरी, भीगे बुदबुदाते हुए मुस्कान की एक हल्की सी लकीर चेहरे पर आ गई। प्रीति सोचने लगी कि औरतों की ज़िंदगी भी बड़ी ही अजीब होती है। इतने अच्छे पढ़े लिखे परिवार से होने और खुद इतनी अच्छी होने के बावजूद सिर्फ एक बच्चे नहीं होने के कारण आंटी को कितना कुछ सहना पड़ा था अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि औरतों का अपना व्यक्तित्व कोई मायने ही नहीं रखता हो। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि जब भी आंटी की सास या सूरत वाली नजर आती थी तो उनके यहाँ बच्चे को लेकर अधिकतर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उम्र कम ज़रूर थी हम बच्चों की, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता था। प्यार और नफ़रत को समझने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। साथ में अंकल भी गुस्सा करते थे। पापा हमेशा समझाते थे कि ऐसा करना गलत है, पर इसका कोई असर होता तो नहीं दिखता था। उस दिन जो घटित हुआ वो उसी का परिणाम था। उस समय भी उनकी सास और सूरत वाली ननद आई हुई थी। इतना स्पष्ट रूप से तो याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, पर कुछ तो हुआ था। उनके परिवार में शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, शायद पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। आंटी के परिवार वालों को भी शायद पहले से ही खबर कर दी गई थी कि आकर उनको ले जाएं। रात में शायद बहुत ही लड़ाई झगड़ा या शायद उनके साथ मारपीट भी हुई थी। दूसरे दिन भी झगड़ा होता रहा। शाम के वक्त उनको मारते हुए घर से निकाल दिया गया। सास या ननद में से किसी ने धकेल भी दिया था। जाते समय उनके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। सभी आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। पापा एक बार फिर से समझाने की कोशिश किए थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सब वहीं बुत बने खड़े थे। उनके परिवार वाले सभी आंटी को कोस रहे थे। आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर छोटी होने की वजह से बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आंटी के जीजाजी और भैया उनको लेने के लिए आए थे। जब आंटी अपना बक्सा लेकर रिक्शे में बैठने लगी तो उनकी ननद ने कहा कि बक्सा खोलकर दिखाइए, पता नहीं क्या क्या लेकर जा रही है। ये शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मुझे काटो तो खून नहीं लगा कि मैं कहीं शून्य में खोती जा रही हूँ। वहाँ जो भी कुछ हो रहा था मैं सोचने समझने के हालत में नहीं थी। एक बार लगा कि उनकी ननद का मुंह नोच लूँ। इतनी निर्दयता, वो भी एक औरत होकर। एक औरत के लिए इतनी बेमनस्यता, उस औरत के लिए जो उनकी खुद की भाभी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। पर आंटी इतनी सरल स्वभाव की थी कि बीच सड़क पर इतने लोगों के सामने अपना बक्सा खोलकर दिखा दिया। फिर वे लोग वहाँ से चले गए। अपने किसी परिचित के यहाँ रुके थे। उस दिन दूसरे दिन उनके भैया हमारे यहाँ मिलने के लिए आए थे।
बाद में एक बार फिर आंटी आई थी, तलाक के सिलसिले में हमारे यहाँ भी आई थी। हम लोगों से मिलने के लिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनके मन में अंकल के लिए कोई दुर्भाव नहीं था। बाद में उनका तलाक भी हो गया था। उस घटना के बाद से ही हम लोगों का अंकल के यहाँ आना जाना बंद हो गया। उनकी जो बहन वहीं रहती थी वो हमारे घर के सामने से गुजरती हम लोगों को बहुत ही बुरा भला बोलती थी, क्योंकि पापा ने अंकल को समझाने की कोशिश की थी। फिर 2-3 साल बाद पापा को दूसरे सेक्टर में बड़ा क्वार्टर मिल गया। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बाद में पता चला कि अंकल ने किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली। बाद में उनके 3 बच्चे भी हुए। आज वे तीनों बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए हैं। इस बात की खुशी है, पर आंटी के साथ उन्होंने जो किया वो हमें उनके लिए खुश नहीं होने देता। उस घटना के बाद से हम लोगों के साथ उनके संबंध खराब हो गए थे। आस पड़ोस में लोग अब उनसे दूर भागने लगे थे। बहुत सालों बाद उन्होंने फिर से पापा के बातचीत शुरू कर दी थी। पापा को फ़ोन करते रहते हैं। शिवानी के साथ भी हमेशा फ़ोन पर बात करते रहते हैं, पर मेरा और शिवानी का मन तो आज भी आंटी में ही अटका हुआ है। न जाने वो कहाँ होंगी। ईश्वर एक बार तो उनसे मिला दे। क्या मालूम हमारी तरह शायद वो भी हमें याद करती हों। ऐसा सोचते ही प्रीति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बहुत देर तक यूं ही आंगन में बैठी आसमान को निहारती रही। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।